अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बॉडी है ए, वो एफ वेक्टर फोर्स लगा रही है बॉडी बी पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बी भी एक समान मात्रा में सेम मैग्नीट्यूड में डिफरेंट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स exert करता है। If a body A exerts a force F vector on another body B, then body B exerts a force minus F vector on A। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे हैं, वो समान मात्रा में सेम मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट, अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों, ए बी के ऊपर रखा हुआ है, जितना बी बी को ए नीचे की तरफ धकेल रहा है उतना ही बी ए को ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है ना? सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बहुत ही सिंपल सा रूल है। मतलब जितना आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन सामने से आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक जैसे कि एक पुली वाला सवाल आपने देखा होगा, राइट? पुली में क्या होता है कि यहाँ से एक हिंज बना दो, एक पुली लगा दो। ऐसे ही मैं ये सवाल करा रहा हूँ बीच में, मान लो एक रस्सी कर लगा दी और ऑब्जेक्ट ए, इस रस्सी में टेंशन है T1, यहाँ पे है T2। तो ये T1 और T2 है ना, सेम है। ठीक है ना? और इट वुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। जितना ए मतलब बी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, सॉरी ये T2 ऊपर की तरफ होगा तनाव mg। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाओगे कि b का जो मान लीजिए मास है mb, ग्रेविटी g, ये बाहर नीचे की तरफ लग रहा है, और स्पूली में या फिर रस्सी में कॉर्ड में जो है तनाव का क्या है, ऊपर की तरफ T2 है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के रूल के अकॉर्डिंग आप ये लगा सकते हो ज़्यादातर इनमें पोली वाले सवालों में, या फिर किसी और में जैसे दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, दिस वाज सिंपल। अब हम बात करेंगे कि स्यूडो फोर्स क्या होते हैं। स्यूडो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये रियल तो नहीं है। ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स। अच्छा, इमेजिनरी फोर्स होता क्या है? तो in this section we will discuss the techniques of solving the motion of a body with respect to a non inertial frame of reference। तो यहाँ पे एक आप नोट डाल दीजिए, ये जो सवाल है या फिर स्यूडो फोर्स की बात आएगी वो कब आएगी, जब when we are dealing with motion of a body with respect to non inertial frame of reference, non inertial frame of reference। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का हमने देख ही लिया। पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था कि हम लोग ज़्यादातर जो हमारी कैलकुलेशन है वो अर्थ को लेके करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए सपोज अब हम बात करेंगे कि नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए एक डायग्राम है ऐसे, ये कोई डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल, ठीक है ना। अच्छा, ये मान लीजिए कोई अर्थ के सापेक्ष में मैंने एक फ्रेम बना ली। अच्छा, आपको इसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लीजिए कोई एक आदमी खड़ा है यहाँ पे अर्थ पे, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ से देख रहा है, और ऊपर से मान लीजिए कि लिफ्ट आ रही है, तो ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फॉर्म ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आ गया ना। तो अब बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लीजिए इसके सापेक्ष एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ठीक है, ओके। और एस डैश में, ठीक है ना, सपोज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, ये एक एक्सीलरेशन है कुछ ए नॉट वेक्टर, ठीक है ना, इससे मूव कर रही है, ठीक है। ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, सॉरी ए नॉट वेक्टर, ठीक है। मतलब ये ए नॉट जो है, ए नॉट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन with respect to inertial frame of reference S। ये किसका है, ऑफ एस डैश, कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू एस ऑफ एस डैश। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है ना। मतलब एस डैश जो मेरी फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है किसके सापेक्ष, इनर्शियल फ्रेम एस के सापेक्ष, ओके। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी, अब अपन बात करेंगे पार्टिकल पी की, इसकी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी किसके सापेक्ष है, एस डैश के, मान लीजिए ए है, मान लीजिए पार्टिकल पी है मेरा एस डैश फ्रेम में है, तो मुझे ये दे रखा है कि पार्टिक एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर का आई मीन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस है ना, ये हम समझ लेते हैं कि ये एस फ्रेम से दे रखा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द पार्टिकल ऑफ आई मीन द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इज ए वेक्टर पी डॉट एस, ऑल राइट। अब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में क्या एक्सीलरेशन है वो तो हमने देख ही रखा है कि भाई एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस इज ए नॉट वेक्टर, ठीक है ना। ये तो डायग्राम में ही दे रखा है ए नॉट, ठीक है। ये तीन हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई। नाउ यू नो दैट एस डैश इज ट्रांसलेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, एस डैश है वो एस के सापेक्ष में मूव कर रही है ना। ये जो फ्रेम है ये मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू होम, विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका हमने एक सैंडविच रूल भी बताया था कि एक फ्रेम है जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं एस नीचे है सबसे, फिर एस डैश है, फिर पार्टिकल पी है,
ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से देखो, किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि पार्टिकल पी का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, है ना। एस डैश क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला अकाउंट होगा, पार्टिकल पी का एस के सापेक्ष एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, हम लोग सबसे ऊपर सैंडविच रूल जो मैंने बताया था, ये पार्टिकल पी है, इसका मुझे पता है एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश क्या है, एस डैश का मुझे पता है एस के साथ क्या है। तो इस तरीके से आपने चाहिए। तो सबसे पहले पार्टिकल पी का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस, और फिर एस का एस डैश के साथ, ठीक है ना। ऑल राइट, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे कमाल करते हैं, इसको माइनस करके ऐसे कर सकते हैं, राइट। मैंने एस डैश को पहले लिख दिया, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। मान लीजिए ए टू बी कोई वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, और बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। ये तो वेक्टर रूल हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है ना। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे, मैंने ऐसे क्यों लिखा आपको पता चलेगा। ए पी कॉमा एस डैश इक्वल टू, हमें कहीं दे रखा है क्या वैल्यू, देखो ए दे रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ब्रीफली, एस डैश कॉमा एस क्या है, ए नोट, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने पे मुझे मिलने वाला है ए इक्वल टू ए पी कॉमा एस माइनस ए नोट, ठीक है। वेक्टर भी लगा देते हैं ऊपर। अच्छा, अब मैं एम से गुणा कर देता हूँ, देखो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, एम ए पी कॉमा एस माइनस एम ए नोट, ठीक है ना। वेयर एम इज मास ऑफ पार्टिकल पी, ठीक है। और एस क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, सिंस, ऐसे सीधा लिख देता हूँ, वो पुराने टाइम में लिखते थे, चूंकि सिंस एस इज इनर्शियल फ्रेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम ए पी कॉमा एस विल बी सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन पी। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर से नए पेज पे आ गए, इसलिए एम ई वेक्टर इक्वल टू एम पी कॉमा एस माइनस एम ए नॉट, ठीक है। मतलब एस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो एम ए पी कॉमा एस है, वो उस पार्टिकल पी पे जितने भी फोर्सेज लगे हैं उनके समेशन के इक्वल है। तो ऐसे लिखेंगे, एम ए वेक्टर इक्वल टू टोटल फोर्स एफ माइनस एम ए नॉट। अब ए वेक्टर लिखता हूं तो क्या होगा, एफ वेक्टर माइनस एम ए नॉट अपॉन एम। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान से देखना,
देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप याद कीजिए, उसमें क्या था, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बट हियर माइनस एम ए नॉट एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है आपके पास, राइट। तो जब हम कोई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं नॉन इनर्शियल, तो हमें कुछ फोर्स, हमें ये अज्यूम करना होता है। ये न्यूटन्स लॉ में ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती, ठीक है ना। लाइक वी पीपल spend most of our lifetime on the earth which is an approximate inertial frame. We are so familiar with the Newton's laws that we would still like to use the terminology of the Newton's laws even when we use a non-inertial frame. So this can be done if we agree to call minus m a naught a force acting on the particle. ये कोई force नहीं है m a naught उस particle पे, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक फ्रेम a naught से भाग रही थी with respect to inertial frame of reference। तो जो अगर आप बात करोगे कि एम ए नॉट क्या है, तो दिस इज फोर्स इमेजिनरी फोर्स जिसको हम बोलते हैं सुडो फोर्स, सुडो फोर्स, ऑलराइट। तो ये बात होती है कि ये सुडो फोर्स वी इंक्लूड इन द लिस्ट ओनली बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मोशन फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, वरना उस एम ए नोट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। वी ओनली टॉक अबाउट बिकॉज वी आर डीलिंग विथ non-inertial frame of reference। एक सवाल कर लेते हैं जिसमें सूडो फोर्स का एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। सपोज एक कार है जिसका एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज ए नॉट वेक्टर, ठीक है ना। उस कार की छत पे एक मैंने पेंडुलम लटका दिया, तो पेंडुलम जब कार आगे जा रही है तो पेंडुलम ऐसे पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट, ऑल राइट, किसी थीटा एंगल से। अच्छा, तो सपोज द मास ऑफ दिस बॉब is m and the string makes an angle theta with the vertical, all right। हम लोग we will work from the car frame। what is car frame? कार घूम रही है किसके सापेक्ष में, with respect to earth। earth is what? inertial frame of reference। so कार यहाँ क्या है, non inertial frame of reference है ना, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन हमें दे रखा है ए नॉट वेक्टर, ठीक है। अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है तो वी हैव टू इंक्लूड ए सूडो फोर्स, ठीक है। लेट्स क्रिएट ए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। मैं एक स्केल यूज करता हूं, तो मान लीजिए मैंने यहां से नीचे की तरफ एक पॉइंट मास ले लिया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। मैंने जो बॉब है उस पर मान लीजिए ये मेरा बॉब है, ठीक है ना। इस पर हमें कुछ गणना करनी है, तो बॉब का मास क्या है, m। तो अर्थ की वजह से भार कितना लग रहा है, mg। अब एक स्ट्रिंग है
ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही है, पकड़ के रख रही है इस बॉब को, ठीक है ना। अच्छा ये जो है, अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाऊं तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में ए वेक्टर क्या आ रहा था, एफ वेक्टर माइनस एम ए नॉट वेक्टर अपॉन एम। मतलब ए नॉट अगर आगे की तरफ है तो सुडो फोर्स जो है वो उल्टी दिशा में लगता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सिलरेशन या मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है, एम ए नॉट, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वो क्या होगी, ओके। अब टी का, ये टी है ऊपर की तरफ, टी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा, और इस तरफ अगर प्रोजेक्शन करूं तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और नॉन हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेज है वो हम इक्विलिब्रियम में ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो टी कोस थीटा ऊपर है, सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्सेज की बात करते हैं। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज वी आर कीपिंग इट जीरो इन इक्विलिब्रियम। वर्टिकल फोर्सेज क्या है, ऊपर की तरफ टी कोस थीटा माइनस नीचे की तरफ क्या है, एम जी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, एम ए नॉट इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है। तो टी साइन थीटा क्या हो गया, एम ए नॉट, और टी कोस थीटा क्या हो गया, एम जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ इसको, है ना। टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, इसको लिख देता हूँ 1, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट, इसको लिख देता हूँ 2। अब हम क्या करेंगे, वी वुड डिवाइड 1/2, तो अच्छा 2/1 कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों, cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा हो जाता है, हमें जनरली आदत है टेन थीटा की, तो साइन बाई टेन, cos जो होता है वो टेन थीटा होता है, टी से टी कट कट जाएगा, तो ऊपर से एम कट जाएगा, तो ए नॉट अपॉन जी, ठीक है। तो स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। ऑल राइट। तो कुछ आइडिया लगा कि कैसे हमने सुडो फोर्स का इसमें यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज अर्थ, एंड कार इज ए नॉन इनर्शियल फॉर्म ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। अच्छा इनर्शिया क्या होता है, तो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक चीज देखी होगी कि अगर पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इन एन
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, है ना, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन, कुछ मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी एक्सीलरेशन से, ठीक है ना, तो इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस देर इज सम फोर्स टू स्टॉप इट। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ना, कोई भी पार्टिकल अपने मन से नहीं करना चाहता, मतलब अनविलिंगनेस ऑन द साइड ऑफ अनविलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल चलकर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वो चेंज नहीं करेगा अनलेस इट इज फोर्स्ड टू डू दिस, है ना, अनलेस इट इज फोर्स्ड टू डू दिस। अगर इस पर हम लोग फोर्स नहीं करते, अनलेस इट इज फोर्स्ड टू डू दिस, कि चलो मान लीजिए ए पार्टिकल है वो पहले रेस्ट में है, अगर आपने इसको धक्का देना शुरू किया, अगर ये मूव करने लग गया, है ना, अगर आपने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो इट इज़ अनविलिंग टू चेंज इट्स स्टेट। और ये जो इसकी बेमनी है या अनविलिंगनेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया को एक देसी एग्जाम्पल ये है, सर्दी का मौसम है, सुबह आपका उठने का मन नहीं है जब तक कोई रजाई खींच दे, या फिर बच्चे हैं तो बच्चों को उनकी मम्मी झापड़ मार के उनको उठाए नहीं। तो ये जो इनर्शिया है आपकी, आलसीपन है या आपका लेजीनेस है, उससे आप जोड़ सकते हो। इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, उसको चेंज नहीं करेगा अनलेस और अनटिल इट इज फोर्स्ड टू डू दिस, है ना। एंड उसके पीछे एक और छोटा सा एग्जांपल आगे बढ़ के हम ऐसा लेंगे, या फिर हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका मास है 10 kg m1, और m2 क्या है 100 kg। बताइए इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा जिस पर फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। तो स्मॉलर, so it is clear, like larger the mass of the particle, smaller will be the acceleration। तो लार्जर इनर्शिया, तो 100 kg में ज़्यादा इनर्शिया होगा, उसका अनविलिंगनेस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें धक्का लगाने के लिए जोर चाहिए, ठीक है ना। 10 kg को तो आप भी कोई उठा के फेंक सकते हो, तो इसमें क्या होगा, स्मॉलर इनर्शिया कंपेरेटिवली विथ m2 which is 100 kg। तो smaller mass, smaller inertia, larger the mass, larger will be the inertia। तो inertia का मतलब क्या है, अनविलिंगनेस, किसी पार्टिकल की जो चेंज ऑफ स्टेट है, वो स्टेट चेंज करने की, जो चेंज ना करने की जो प्रवृत्ति है या अनविलिंगनेस है, उसी को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। और लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल, and I will see you in the next।